नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार शर्मा आपकी अपनी चैनल 365 सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने हैं अंकिता जी। अंकिता जी ने एजुकेशन तो इनने एमबीए कोलकाता आईआईएम कोलकाता से एमबीए किया। इसके बाद काफ़ी समय तक इनने विदेशों में जॉब की। इसके बाद इन्होंने आके अपना खुद का एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया है। और भी कई प्रोडक्ट्स हैं इनके बकेट्स में दैट दे आर सेलिंग अक्रॉस द इंडिया एंड ग्लोबली। सो आज हम इनकी स्टोरी से ये सीखेंगे कि आपका irrespective of your education background and how you can follow your passion and what all you can achieve through your own country, own place, what all you can achieve. So over to Ankita ji. Ankita ji, namaskar. Namaste Yogesh. Namaste. Thank you for the introduction. So we'll discuss in English or Hindi. What is your comfortable language? Both. You may go ahead. Okay, fine. So Ankita ji, बताइए आपका how was your childhood? What is your education and a little bit about your childhood friends or something? मेरा बर्थ, मैं born and brought up अजमेर से हूँ। अजमेर एक छोटा सा टाउन है राजस्थान में। यहाँ मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मेरे मॉम डैड और मेरी एक छोटी सिस्टर। दैट्स माय फैमिली। और स्कूलिंग मैंने यहाँ सेंट मेरीज से करी है। बहुत स्कूल टाइम से मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी, खैर अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ। तो मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा था। गिने चुने 3-4 फ्रेंड्स हैं और अभी भी गिने चुने 3-4 फ्रेंड्स ही हैं मेरे, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये a little about my childhood that I belong to Ajmer, born and brought up in a nuclear family और एक क्रिश्चियन स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। आप बचपन में अजमेर में ही थे, तो आपके चाइल्डहुड गेम्स वगैरह क्या थे? आप क्या करते थे? हाउ वाज योर, कैन यू रिमेम्बर योर चाइल्डहुड, सम नाइस थिंग, समथिंग? अच्छा, मेरे चाइल्डहुड आई वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर। मैं स्कूल में बास्केटबॉल टीम हेड करती थी। एंड 10th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तब आई वाज सपोज्ड टू गो फॉर द नेशनल्स। तो सिलेक्शन चालू हुआ था उस टाइम पे। सिलेक्शन हुआ नहीं था मेरा, बट सिलेक्शन स्टार्ट हुए थे नेशनल टीम के लिए। तो उसके लिए ये था कि मेरे फादर ने मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप बास्केटबॉल खेलो या फिर आप पढ़ाई चूज करो, सिंस यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स कमिंग अप। So that time I have to give up my game and I have to choose my studies. So yes, basketball was something I still love to do. Mm-hmm. So you have your younger sister, right? You said. So like in your childhood, like how was your tuning? So you tune with each other, you are fighting with each other, or how was it? How it was? ऐसा है कि सिंस मैं बड़ी थी तो थोड़ा डोमिनेट नेचर होता है बड़ों का, तो मेरा भी था। स्टिल ऐसा है कि वो मेरी सुनती ज़्यादा है। अगर उसको कोई चीज़ सीखनी होती है तो वो चाहे किसी से भी सीख ले। इनफैक्ट इफ शी हायर्स समबडी टू टीच हर दैट, और अगर वो मेरे को आती है तो आई विल बी द लास्ट पर्सन एंड द फाइनल पर्सन जिससे वो चीज़ सीखेगी। फॉर एग्जाम्पल, उसको 2-व्हीलर राइड करना सीखना था। माई फादर टॉट हर, मेरे कुछ नेबर्स ने उसको सिखाया, मेरे कज़न ब्रदर हैं उन्होंने सिखाया। एंड फाइनली व्हेन आई गॉट, जब मैंने उसको सिखाया तब फिर वो फाइनली अपनी बाइक स्कूटी को लेके रोड पे उतरी। इट्स लाइक स्टिल विद हर इट्स द सेम थिंग कि उसको फाइनली जब भी कोई एडवाइस चाहिए होती है या फिर कुछ ऐसा चाहिए होता है तो आई एम द लास्ट एंड द फाइनल पर्सन जिसका वो सुनती है। Good. So you have nice tuning. So Ankita ji, tell something like what you do currently, what is your idea and what you work, so it will help to people. बेसिकली मेरा एक छोटा सा फार्म है अजमेर में, जहाँ पे मेरे पास गिर गाय हैं। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत उन्हीं से होती है कि दूध मिल्किंग के लिए तो हम लोगों के पास है लेबर, बाकी कामों के लिए भी है, बट सिंस वो मेरे को अच्छा लगता है। एंड मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि हाँ आपको थोड़ा फ्रेश एयर रिफ्रेशमेंट होता है, तो मैं उन लोगों की थोड़ी हेल्प कराती हूँ फार्म में। और उसके बाद ये मॉर्निंग का दूसरा रूटीन होता है दही भिगोने का, मक्खन एक्सट्रैक्ट करने का।
बेसिकली आप करते क्या हैं, मतलब अभी आपका पूरा आइडिया क्या है, अगर जैसे आप इसे एक्सप्लेन करें कि आपका क्या आइडिया है, व्हाट इज योर बिजनेस बेसिकली, इफ यू एक्सप्लेन योर। मैं वही बता रही थी कि मेरा बिजनेस आइडिया जो है वो है डेयरी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। डेयरी एंड ऑर्गेनिक फार्म, ओके। डेयरी और एग्रीकल्चर हैंड इन हैंड चलता है। अगर आप डेयरी चला रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर करना पड़ता है। रीजन बीइंग आपको एनिमल्स के लिए, अपने कैटल्स के लिए ग्रीन और ड्राई फॉडर चाहिए होता है आपको, तो उसके लिए एग्रीकल्चर करना होता है। सो दैट्स माय होल कॉन्सेप्ट कि मेरा एक सस्टेनेबल फार्म है जहाँ पे मेरे पास गिर गाय भी हैं, कैटल्स भी हैं, तो मेरा एग्रीकल्चर भी है। जहाँ से एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस निकलता है वो मेरे एनिमल्स के लिए काम आता है, और जो एनिमल्स का वेस्ट होता है यानी उनका काउ डंग और काउ यूरिन वो मेरे एग्रीकल्चर में काम आता है। तो दैट्स हाउ इट इज। यहाँ पे बनाया गया कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि बाहर फेंकने में काम आता हो। नथिंग बीइंग डन टू हार्म द इन्वायरमेंट। हम लोग यहाँ से जो भी उगता है वो या तो खुद कंज्यूम करते हैं एज एन प्रोसेसिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ से हम प्रोसेस करके उसके स्नैक्स बना देते हैं। चना उगाते हैं तो चने को प्रोसेस करके हम उसके नमकीन्स बना देते हैं। एंड इनका जो बाय प्रोडक्ट यानी जो ड्राई फॉडर होता है वो हमारे कैटल खा लेते हैं। ऐसा है। तो ये मेरा सस्टेनेबल फार्म है व्हिच इज ऑर्गेनिक एंड 100% सारी चीजें आप कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो ये क्या ऑर्गेनिक फार्म क्या होता है? आजकल इसका काफी डिमांड भी है मार्केट में, और होता क्या है ऑर्गेनिक फार्म, क्या चीज है मैडम? ऑर्गेनिक बेसिकली क्या होता है ना कि आप कहीं कुछ उगा रहे हैं या सबसे पहले तो कहीं कुछ उगा रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, कोई फसल उगा रहे हैं, कोई सब्जी या कोई फ्रूट उगा रहे हैं। तो इन सबको उगाने के लिए पहले क्या किया जाता है कि ना केमिकल फार्मिंग क्या होती है। तो केमिकल फार्मिंग क्या, आप जब अपनी खेत को तैयार कर रहे होते हैं, सॉइल को तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें यूरिया DAP का इनपुट दिया जाता है, फॉस्फोरस NHP दिया जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो ये सब कुछ इसलिए दिया जाता है क्या ताकि आपकी सॉइल की उर्वरता बढ़ जाए, उससे जो आप प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं वो बढ़ जाए, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो उसके अंदर पूर्ति कर दें। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है कि हम लोग ये जो यूरिया DAP जो भी होते हैं ये हम नहीं डालते। हम लोग डालते हैं देसी गाय का गोबर, उसका गौमूत्र, वर्मी कंपोस्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं, डीकम्पोजर। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो चीज़ की सॉइल में ज़रूरत है जिससे कि उसकी उर्वरता बढ़े वो नेचुरली प्रोसेस से की जाती है, यानी इसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता। गोबर में कोई केमिकल नहीं डाला जाता, ना गौमूत्र में कोई केमिकल डाला जाता है, ये नेचुरल थिंग्स है। और ये गोबर काउ यूरिन में क्या होता है, लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, एंजाइम्स में होते हैं। जब आप उसको सॉइल में डालते हो तो वो बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होते हैं, डीकम्पोजिशन होने लगता है। तो वो नेचुरल थिंग है, वो जिस चीज की एक क्रॉप को जरूरत है वो नेचुरली सॉइल के अंदर इनबिल्ट होने लगता है। ये करने पर जब हम किसी चीज को उगाते हैं, कोई क्रॉप लेते हैं, कोई फ्रूट उगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर नेचुरली कंटेंट्स आते हैं। कोई मैन मेड फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड से दिया हुआ कोई कंटेंट नहीं आता है। वो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि बेसिकली केमिकल फ्री होता है। तो ये केमिकल क्या मतलब नुकसान करते हैं या इनका क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब केमिकल फार्मिंग का कुछ इम्पैक्ट है मतलब सोसाइटी पे, या क्योंकि ये केमिकल्स तो गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज करती है यूरिया के लिए, और ये तो काफी वाइडली यूज होता है, मतलब क्या है? बिल्कुल सर, बहुत वाइडली यूज होता है। ये एक एग्रीकल्चर का एक फेज आया था जब हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने, गवर्नमेंट ने, साइंटिस्ट ने ये चीजें डेवलप करी, हाइब्रिड सीड्स डेवलप करे, उनको बताया गया कि आप ऐसी फसल लेके आओ जिससे हमारे किसानों को और मुनाफा हो, कुछ नई तकनीक लेके आओ। तो इन सब तकनीक को डेवलप करने के लिए केमिकल्स या फिर आप बोल सकते हैं केमिकल्स का उपयोग किया गया, या फिर उनका जेनेटिक सीड्स का जेनेटिक DNA चेंज किया जिससे कि वो और मॉडिफाई हो जाएं और प्रोडक्शन देना चालू कर दें। तो इसमें कहीं ना कहीं उस टाइम जब उस चीज की रिक्वायरमेंट थी या वो जब वो फेज चल रहा था तो इन सब चीजों की बढ़ोतरी हुई। अब जब गवर्नमेंट को या साइंटिस्ट को किसी भी सेक्टर को देख लो, किसी भी एम्प्लॉय को देख लो, जब उनको ये रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें गलत हो गई हैं, तो अब फेज ये आया है कि हम लोगों को वापस जहां हमने जो चीज छोड़ी थी
बैक टू बेसिक्स, यानी जहाँ हमने हमारी जो नेचुरल चीजें छोड़ी थी उनको हमें वापस अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी सॉइल को, अपने एनवायरनमेंट को इतना खराब कर दिया है कि हम लोग भूल गए थे कि हमारे को जो नेचर ने, एनवायरनमेंट ने जो नेचुरल चीजें दी हैं वो कितनी अच्छी थी। केमिकल, आपने जो पूछा कि केमिकल से क्या केमिकल अपने को, सोसाइटी को हार्म करता है या नहीं करता, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आपके घर में यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए विम बार या कोई भी ऐसा डिटर्जेंट यूज किया जाता होगा जिससे आपके यूटेंसिल्स साफ होते हैं। बाय एनी चांस अगर आप उसको देखें तो उसमें जो फोम आता है, जो झाग आते हैं, वो अपने आप तो नहीं आते ना, उसमें कुछ केमिकल ऐड किया जाता है। आप क्या उस विम बार को या उस सोप को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका जी, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपका जी खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वहीं एक चूल्हे की राख जो निकली हुई होती है, आपने कभी बाय एनी चांस आपने कभी उसको गलती से कभी खेतों में खाना खाया हो जहाँ पे चूल्हे की रोटी बनती हो, या फिर चूल्हे की सिकी हुई बाटी खाई हो, उसमें वो राख हल्की हल्की सी लगी रह जाती है, और हमारे मुंह में अगर वो आ जाए तो हमें थोड़ा सा कसकसा सा पन लगता है, पर हम खा लेते हैं। और वहीं हम विम बार नहीं खा सकते, उसमें केमिकल होता है, अगर आप खा लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यही चीज है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप, और भी हम कई जगह केमिकल्स का उपयोग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को, हमारे हेल्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। और अगर हम पुरानी देसी तरीकों को वापस अपनाएं तो वो चीजें ऐसी हैं जो कि एनवायरनमेंट से ही निकली और एनवायरनमेंट में ही जा रही है, उनका कहीं किसी चीज से हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो ये तो काफी जरूरी चीज है। तो इसकी डिमांड आजकल है, मतलब आज लोग बाग इसको डिमांड कर रहे हैं, क्या है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड ज्यादा चल रही है, लोग बाग आस कर रहे हैं इसको? बिल्कुल, अब तो पैंडेमिक के बाद तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। सब लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को लेके, कि हर किसी को वो प्रोडक्ट चाहिए जो केमिकल फ्री हो, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो ऑफकोर्स इसकी डिमांड बहुत हाई है, नेशनली और ग्लोबली दोनों तरीके से। तो ये आपको आइडिया कैसे आया? आपने जैसे पढ़ा था आपके बारे में, तो आपने यूएसए, जर्मनी, काफी अलग अलग जगह आपने काम किया, तो आपको वहां से आपको कैसे आइडिया आया, या क्या आपका ट्रांजिशन रहा जो आप वहां से इस काम में आप एंटर करें? देखिए, मेरे को जब मैं जॉब कर रही थी तब से मेरे को ये था कि मेरे को कुछ अपना करना है, और अपना कुछ ऐसा करना है कि जो कि जिससे मैं कहीं किसी को हेल्प कर सकूं। मेरा कोई ऐसा मेरे को कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है या कुछ ऐसा कुछ करना है, बट मेरा ये था कि मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, वेर इन मेरा एक छोटा सा एफर्ट किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हो, किसी की कोई हेल्प कर सकता हो। तो जब मेरा स्टार्टिंग था तब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे जो कि मैंने मेरे फादर से डिस्कस करे, बट समहाउ उनको वो आइडियाज अच्छे नहीं लगे। फाइनली ये एक ऐसी चीज थी जिसमें उनको भी शौक था, और मेरा धीरे धीरे उसमें शौक बढ़ता गया। एंड जब मेरा लौटने का समय था तब उस टाइम पे इंडिया में चिकनगुनिया और ये डायबिटीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा थी। वो अभी भी हैं, नो डाउट, इनफैक्ट और बीमारियां हैं, बट ये था कि जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी या मैं मेरे रिलेटिव से बात करती थी तो किसी को कुछ ना कुछ नया हो जाता था, मतलब कोई नई बीमारी आ जाती थी। तो इट वॉज समथिंग विच वॉज देयर इन माई हार्ट कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ अलग हो सकता हो, जिससे कि लॉन्ग टर्म में वो ऐसा बिजनेस बने या फिर एक ऐसी अप्रोच हो जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो। So how much you invested, or like in another word, like how much land you are having, and how much you invested for this business? सर देखिए, एग्रीकल्चर और डेयरी बिजनेस में ये है, अगर आप अपना लैंड बैंक खुद रखते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। अगर आपके पास अपना लैंड बैंक नहीं है तो आपको एक गुड अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड, सिंस लैंड की कॉस्ट आजकल बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ऐसा कोई लैंड बैंक नहीं था, मेरे फादर का था। तो मेरे फादर के लैंड बैंक पे मैंने स्टार्ट किया था विद अ मिनिमम ऑफ 10 लाख रुपीज, जिससे मैंने मेरे फर्स्ट एनिमल्स प्रोक्योर किए थे। कितना जमीन है आपके पास अभी आज की डेट में? मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 35 बीघा। 35। स्टैंडिंग विद दिस इज
कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जिसमें आप पूरे नेचुरल प्रोडक्ट्स, आप केमिकल यूज नहीं करते हैं वो फार्मिंग के लिए, और इसके लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ती है। जो जमीन अभी आपने कितने समय में आपने एक्वायर की? ये जब आपने काम चालू किया था तब आपके जमीन थी ये, मतलब फादर की जमीन थी या फादर की थी। फादर के पास थी ये जमीन, तो आपने उस पे ये काम चालू किया। इसका मतलब ये है कि ये काम करने के लिए जमीन होनी चाहिए अपने पास, जिसके जो भी ये काम चालू कर रहा है उसका जमीन होनी चाहिए। तो आपके ये कस्टमर कौन रहते हैं इस जैसे जो आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप, और इसके कस्टमर्स कौन रहते हैं और आप कैसे उन तक रीच करते हैं? देखिए, हम लोग के दोनों रिटेल और होलसेल कस्टमर्स हैं। हम लोगों ने अपनी शुरुआत जो करी थी वो पहले प्रोडक्ट से करी थी, जो कि सिर्फ दूध था। उस दूध से स्टार्ट करते हुए आज हम लोग के पास 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। अंकिता जी, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि पूरा इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, हम ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं। इस इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस ये है, एम ये है कि अगर कोई अपने यंग जनरेशन कोई सिमिलर टाइप का बिजनेस अगर वो करना चाह रहे हैं तो वो आपसे सीख पाए, मतलब आप उन्हें बता पाए कि अगर उनको ये बिजनेस करना है तो वो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डूज डोंट आप उन्हें बता पाए, और लगभग कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, वो क्या अचीव कर सकते हैं। तो अपना पूरा एम ये है कि अगर कोई यंग जनरेशन इसको एज ए अपना कैरियर देखना चाह रही है तो वो आपसे कुछ सीख पाए। दैट इज द फुल एम ऑफ दिस इंटरव्यू जी। तो आप बताइए आप। तो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि मैंने बताया कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो सिर्फ एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, वो कि दूध था। धीरे धीरे जैसे कस्टमर्स की डिमांड आई कि हम लोग को पनीर चाहिए, हम लोग को घी चाहिए, तो वैसे वैसे हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाना चालू किए। इसके बाद हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो अजमेर में एक लोकल फार्मर्स मार्केट लगता है, तो हम लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। जब हम वो फार्मर्स मार्केट ऑलरेडी 6-7 महीने से पहले से स्टार्ट हो चुका था, हम लोगों ने उसको लेट ज्वाइन किया था। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो वहाँ देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी सब्जी वाले भी आते हैं, वहाँ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स वाले भी आते हैं, वहाँ पे और जो भी रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, वो सारी चीज़ें के लिए ऑलरेडी फार्मर्स आ रहे थे। जो नहीं चीज़ वहाँ अवेलेबल थी वो थी उनकी प्रोसेस्ड आइटम, यानी वहाँ दूध अवेलेबल था, दही अवेलेबल था, पर घी नहीं था। वहाँ ग्रोसरी थी, वहाँ बेसन था, वहाँ नमक था, वहाँ मिर्ची थी, और वहाँ नमकीन नहीं थी, वहाँ मिठाई नहीं थी, बाकी सब कुछ ऑर्गेनिक अवेलेबल था। हमने वही चीज़ करी, जो वहाँ नहीं था हमने वो डेवलप किया और उसको मार्केट में लॉन्च किया। तो ये ये हमारी मतलब ऑलमोस्ट 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। वो 300 प्लस प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जब हमने देखा कि वहाँ फॉर एग्जाम्पल घी नहीं है, तो घी से बनाई हुई मिठाई नहीं थी। हमारे होली पे गुजिया बनाई जाती है, तो गुजिया को बनाने के लिए मेरे को ऑर्गेनिक मैदा चाहिए था, घी मेरे पास था, ऑर्गेनिक कैशूज चाहिए थे, देसी खांड चाहिए था, ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। तो वो इंग्रेडिएंट्स यानी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मेरे को चाहिए थे। वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स कुछ वहाँ लोकल फार्मर मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। जब मैंने वो कुछ लिए तो वो भी मेरे एक प्रोडक्ट बन गए, क्योंकि वो वहाँ उस मार्केट में कोई सप्लाई नहीं कर रहा था। तो ऐसे करते 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 हम लोगों ने एक दो प्रोडक्ट्स एड ऑन करते हुए आज 300 प्लस की अपनी प्रोडक्ट रेंज बनाई है। और हम लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं, अमेज़न पे लिस्टेड है, हमारी वेबसाइट से ऑर्डर्स आते हैं। ये फार्मर्स मार्केट से हम लोग 2-3 साल से एसोसिएटेड हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने और भी सिटीज़ में फार्मर्स मार्केट अटेंड किए हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर्स हैं। फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है उसके थ्रू काफ़ी सारे कस्टमर्स बन गए हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है हम लोगों के साथ। तो ये मेरा मार्केटिंग चैनल है। तो आपने कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? 7 ईयर। तो 7 ईयर में आपने क्या काफी चैलेंज फेस किए होंगे। तो अगर आप कुछ, अगर कोई नए यंग पीपल आ रहे हैं जो इसमें जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत उनको इन्वेस्टमेंट करना है जमीन के लिए, तो अगर मान लीजिए वो जमीन ऑर्गेनाइज करते हैं
और तो उसके बाद उनको इनिशियल लेवल पे जब वो स्टार्ट करेंगे तब किस टाइप के चैलेंज वो फेस कर सकते हैं जो आपने फेस किए और जिनको आपने ओवरकम किया? देखिए, सबसे पहले तो जो इशू आता है वो है लेबर का। ये बहुत ही लेबरियस वर्क है, मतलब आपको एग्रीकल्चर और डेयरी में बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और आजकल इतनी मेहनत करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो आपके खेतों में आपके कैटल्स के साथ लगे रहें। तो लेबर एक इशू है। उसके बाद मार्केटिंग ऑफ कोर्स एक इशू होता है, क्योंकि आप उन चीज़ों में डील कर रहे हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक आम घर में हर इंसान के काम आती है, और वो इंसान वो चीज़ ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है, आपसे नहीं ले रहा पर खा तो हो रहा ही है। दूध तो आप पी रहे हो, चाय भी आप पी रहे हो, मे बी आप मेरे से नहीं ले रहे पर आप किसी से तो ले ही रहे हो। पर आपको वो चीज़ जिसका आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो वो ना कंज्यूम करके मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम कराना एक चैलेंज है। तो वो मार्केटिंग एक चैलेंज है। बेसिकली ये दो मेजर चैलेंजेस हैं, बाकी तो छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहेंगे, और नेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप अकेले ही करते हैं अभी, या मतलब आपके फादर या और भी कोई आपके घर में सपोर्ट करते हैं इसमें आपका? अब मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं, वो मेरे साथ फुल टाइम एसोसिएटेड है इसके अंदर। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता हो ये 7 ईयर की आपकी जर्नी में आपसे कुछ इस बिजनेस में मिस्टेक हुई हो जो आपको लगा हो कि यार अगर ऐसा इफ वी नॉट डू दैट मिस्टेक और इफ वी नॉट डू दैट इट विल बी नाइस, सो upcoming people can avoid that mistake? So do you remember any such conditions? तो देखिए, there is a saying कि अगर आप फेलियर को नहीं चखते तो सक्सेस नहीं मिलती। तो इट्स द सेम थिंग, वो गलतियां मैंने करी तभी मेरे को सक्सेस मिली। अगर मैं वो गलतियां नहीं करती तो मैं आई डोंट नो मैं कहाँ होती, शायद मैं आपके सामने नहीं बैठी हुई होती। तो वो गलतियों से मैंने सीखा, तभी आज इस जगह बैठी हुई हूँ। और कोई भी गलती बड़ी या छोटी नहीं होती, और ना ही मैं उसकी ऐसे तुलना कर सकती हूँ कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपका फोकस जो है कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं। आज मैंने 7 साल का धैर्य रखा है, अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि कई चीज़ों में मैं अभी भी फेल हूँ। मैंने वो चीज़ें अचीव नहीं करी है जो मैंने सोचा था कि मैं इस टाइम पीरियड में अचीव कर लूंगी। वो इसलिए क्योंकि इस बिजनेस को या सेटअप को आपको एक लंबा टाइम देना होता है। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें नेचर और एनवायरनमेंट से गवर्नड है। गाय कोई मशीन नहीं है कि आज आपने कुछ एक रॉ मटेरियल डाल दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 100 क्वांटिटी का आउटपुट दे देगी। ऐसा नहीं होगा, जो कि मशीन्स में होता है। तो ये सारी नेचुरल चीजें हैं, लिविंग बीइंग्स हैं जो कि हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो इस फील्ड में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बस अचीव हो जाएगा। So how much employment you produced in, like how many people you given employment? Direct at my farm and at my store हम लोग के पास 11 लोग एम्प्लॉयड हैं अभी। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70+ लोगों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रखा है। तो that's how it is. Okay. आपका मतलब इसमें कितना स्टैंडिंग कॉस्ट क्या आ जाता है आपका पर मंथ? आपका क्या स्टैंडिंग कॉस्ट हो जाता है? 5 लाख रुपए। So like in 7 year, like how you see yourself in figurative term, like where you reached in like maybe last financial year, how you reached, how much you did produce it with current business? We touched around 90 lakh rupees. 90 lakh. So इस सेक्टर में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर लोग बाग आते हैं, अगर अपने यंग जनरेशन आती है, तो उनके लिए कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो हेल्प करती हैं? इसमें टैक्सिंग तो आई बिलीव इसमें टैक्सिंग नहीं होती है शायद। सर एग्रीकल्चर में अगर आप गेहूं कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर डायरेक्ट इनकम एग्जेम्प्टेड है। बट अगर आप प्रोसेसिंग में जा रहे हो तो उसमें टैक्स है। और रही बात सब्सिडीज, इसमें क्या जीएसटी रहता है? कितना जीएसटी रहता है इसमें? तो सब में अलग अलग है। जैसे घी पे 12% है और नमकीन पे 5% है,
अनब्रांडेड हनी एग्जेम्प्टेड है और ब्रांडेड हनी पे 5% है, तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग है। गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, हर चीज़ पे सब्सिडी मिलती है। आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लैंड लेते हैं तो लैंड की बाउंड्री पे सब्सिडी है, वहाँ कुआं खुदवाते हैं तो कुएं पे उसके लिए सब्सिडी है। अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए सब्सिडी है। आप कोई स्टोरेज रूम बनाते हैं तो उसके लिए सब्सिडी है। बहुत सारी सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, बस उनको सही टाइम पे अवेल करना। तो इनकी जानकारी कैसे मिलती है, मतलब ये कोई प्रोसेस रहती है इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या कहाँ से इनकी इंफॉर्मेशन मिल पाती है? कृषि विज्ञान केंद्र हर सिटी में अवेलेबल है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हर सिटी में अवेलेबल है, वहाँ पे ये डिटेल्स आपको मिलती हैं। इनफैक्ट इनकी वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। न्यूज़पेपर्स में भी आती है तो वहाँ से भी मिल जाती है। तो अंकिता जी, अब ये इस राउंड का ये लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ और अगर आप बताना चाहें बिजनेस रिलेटेड जो कि अपने अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्प हो सकती है, तो आप बता सकते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना रहेगा उन सब लोगों से जो अपना कुछ करना चाहते हैं कि वो चीज़ ढूंढिए जो कि थोड़ा लीक से अलग हटके हो। आम तो हर कोई उगा रहा है, बट का पल्प बहुत कम बेच रहे हैं, तो ऐसा कुछ जो कि आप नेचुरली दे सकें, जो कि इस समय में रिक्वायरमेंट हो लोगों की, वो चीज़ करिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। और आइडिया को हिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े फेलियर्स आएंगे, बट आफ्टर फेलियर सक्सेस जरूर मिलेगी। अंकिता जी, so we concluded this section. We'll go to next section. Had you dreamed something like maybe 2 year back, 5 year back, or sometime you dreamed something and now that is in front of you? So can you recall, not related to your business or maybe your personal life or anything, whichever, कुछ आपने सोचा हो और वो आज आपके सामने हो, ऐसी कोई चीज आप, नॉट नेसेसरली आपका बिजनेस बट कोई और भी चीज अगर आप या रिकॉल करना चाहें? एक था कि कभी जब मैं ऑफिस में बैठा रहती थी तो मेरे को ऐसा लगता था, जब बारिश खिड़कियों में से बारिश होते हुए देखती थी तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि शायद इस सीजन में मैं अगर बाहर बैठ के कहीं कॉफी या चाय पी रही होती अपने घर पे, या खुले एक एनवायरनमेंट में जहाँ मैं इस चीज़ को देख के एंजॉय कर सकती, तो वो मेरे लिए एक ड्रीम था। एंड नाउ सिंस आई डू दिस, तो दैट्स व्हाट आई रियली लव। Okay. Fine. So what is your future plan, Ankita ji? How you see yourself, like maybe another 2 years from now or 5 years from now? What is your future plan? I want Matrit to be a household name. Okay. If someone want to work with you, like if someone like maybe want to sell your product, or maybe how anybody, कोई आपसे कैसे जुड़ सकता है? आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि कोई आपके साथ किसी तरह से काम कर सकता है? ऐसा कुछ प्लान है आपके पास? हाँ, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर रखे हैं। हम लोग हमारी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं। हम लोग फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर रहे हैं लोगों को। तो इफ समबडी वांट्स टू गेट एसोसिएटेड विद अस, ही और शी कैन फ्रीली कॉल अस और ड्रॉप अस एन ईमेल। सो हाउ दे कैन रीच टू यू? व्हाट इज द, मतलब कैसे आप तक आ सकते हैं, उसका क्या तरीका है? They can call me on my number or can drop me a mail on my email ID. My email ID is ankita.kumawat@gmail.com. जी, मैं यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डिस्प्ले कर दूंगा, सो पीपल कैन कनेक्ट विद यू। अंकिता जी, हमारे इंटरव्यू के ऑलमोस्ट हम लास्ट पे पहुंच रहे हैं। ओनली 2 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। So what advice you will give to upcoming entrepreneurs, those who want to do similar business what you do? Like I just said, think out of the box and have patience. So Ankita ji, this is our last question. Like do you feel like कोई और business idea आपके दिमाग में हो जो आपको ऐसा लगता हो कि वो business idea is also that also can work, और कोई और बिजनेस आइडिया जो आपको लगता हो आपके बिजनेस के अलावा जो सक्सेसफुल हो सकता है? मशरूम फार्मिंग। चलिए अंकिता जी, मुझे हमारी तरफ से ये सारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि
इससे आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को फायदा मिलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। नमस्ते।